क्या संबंध आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, नेपाल जो भी चाहेगा वो भारत एक बराबरी के आधार पर उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा और उसके साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए शिक्षा के आधार पर, युवाओं के आधार पर, व्यापार के आधार पर भी पूरा मेल जोल रखे। मन्त्रीजी, मैले तपाईँलाई सोध्न खाएँ, जुन हिसाबले हामीले पुराणको कुरा गरियो, धर्मको कुरा गरियो, विश्वमा 100 करोडभन्दा बढी हिन्दूको आस्था र उम्मिदको जो हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, त्यसलाई हामीले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैमा हाम्रो के कमी हुन्छ? होइन, यस्तो मैले पुराण र धर्मका कुराहरू, संस्कार र संस्कृतिका कुराहरू तपाईँलाई पनि, यो संस्कार र संस्कृति भनेको हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो पर्यटक क्षेत्र भारतले नेपाललाई चाहिँ, नेपालले भारतलाई चाहिँ पर्यटक क्षेत्र तर विश्वमा जोडिदियो भने मलाई लाग्छ हामी सबै सुखी र समृद्ध हुन्छौँ। कि सुखीको सन्देश साथ जो हाम्रो एउटा राष्ट्रको पहिचान छ हिन्दू राष्ट्र भनेर, दुनियाँमा कहीँ पनि हिन्दूहरूको एउटा राष्ट्रै छैन। चाहे तपाईँले कुनै धर्म मान्नुहोस्, कति आस्था बनाउनुहोस्, तर हिन्दू धर्म राख्दैमा अरू धर्मलाई या उनी नेपालका भएका अरू धर्मका जनताहरूलाई समस्या छैन भने हिन्दू धर्मावली कि जनताहरूलाई, सरकारलाई के को समस्या छ? होइन, समस्याको कुरा गरेँ होइन, मैले राजनीतिक कुराहरूको केही उतार चढावको कारणले हामी धर्मलाई पनि जोड्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दा यो धर्म कर्म सबै जोडिदिएर हामी पर्यटकहरूसँग जोडिदियो भने के होला भने यो सबै धर्म। अब हामीले हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने? होइन, यस्तो हो, म तपाईँलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट हामी उत्पत्ति र विकासको क्रम हामीले हिन्दूसँग जोडेका छौँ। हामी हिन्दू पनि हौँ, बुद्धिस्ट पनि हौँ भन्छौँ नि। हाम्रो संस्कारसँग के जोडेको छ, कुनै मान्छेको चाहिँ गाड्छ होला, कुनै मान्छेले जलाउँछ होला। हेर्नुहोस्, हामीले धर्मको नाममा आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ के कुराहरू भनिदिएर भड्काउने कोसिसमा होइन हाम्रो। त्यसकारण हिन्दूहरू यस्तो हुन् कि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू कसैलाई भड्काउने र कसैलाई तर्काउने कुराहरू चाहिँ कसैले गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण धर्म हिन्दूहरू जतिको संस्कारी बन्नुहोस्, अरूलाई पनि म भन्छु कि। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज हिन्दूसँग या त कुनै अरू धर्मसँग जोडेर हामी कुरा नगरौँ। मलाई लाग्छ केही समय हेर्नु होला, मलाई लाग्छ हिन्दूहरू नै जित हुन्छ। हेर्नुहोस्, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहते हैं? जैसे आपको कहा कि भारत ने 992 करोड़ रुपया भारत ने दिया है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि पैसा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, लेकिन अभी भी आप भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि 10 लाख करोड़ मिलने के बाद भी आप आशा कर रहे हैं कि हमारे लिए कम है, और क्या आप उम्मीद करते हैं भारत से? भारत से सिर्फ हमारा भारत और नेपाल दोनों का विकास हो। विकास के लिए क्या क्या चाहिए, हम दोनों मिलकर करना चाहिए, ये सोच रहे हैं। तो भारत के साथ जो विकास के लिए ऐसा क्या पहलू आप लोग कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर करने के लिए? आगे की योजना नेपाल सरकार की क्या है जो भारत सरकार के साथ मिलकर कदम मिलाकर चल? साथ भारत का बजट भी आ गया, नेपाल का भी बजट आ गया, इसमें हम मिलाकर नेपाल को मैं चाहूँगा कि सभी तालियों से आज उनका स्वागत करें। इसी स्वागत की कड़ी में मैं श्री योगेश टंडन जी, जो हमारे स्टडी ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप स्टडी ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत करें। सत्येंद्रा कुमारी जी, मैं उनसे भी, जो हमारी मीडिया विंग देखते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत करें। डॉक्टर अशोक, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अशोक जी आप श्री सागर कटवाल जी, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के की तरफ से नेपाल के आप अध्यक्ष हैं, और दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से मैं अभी आए हैं, और इनकी तरफ से आज का ये पुस्तक जो है वो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। Presenting this coffee table book titled Modi India Calling 2021, which showcases
107 visits of the Prime Minister, Honorable Narendra Damodar Das Modi ji. This is the jewel of Indian foreign policy. Visits to Nepal are also showcased. Do respond to the valued comments. Handed this to Minister of Nepal, Ramveer Manandri. थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा विजय जौली जी से कि वो आज के अपने इस विषय पर आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं उनके बारे में और अपने विचार श्री विजय जौली जी, अध्यक्ष दिल्ली स्टडी ग्रुप। प्रमुख अतिथि और नेपाल के मंत्री आदरणीय रामवीर मनांदर जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। On behalf of the Delhi Study Group, we extend a warm welcome to the Honorable Minister from Nepal, जो हमारे खुद के भाई हैं और भाई का ताली बजाकर स्वागत किया जाता है। दमी नहीं आपकी ताली में, आप ताली कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, दिल्ली स्टडी ग्रुप समय समय के ऊपर पिछले 26 साल के अंदर सामायिक विषयों के ऊपर कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और इन 26 वर्षों के अंदर नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर बिना किसी सरकारी सहायता लिए हुए, चाहे भूपेंद्र कंसल जी हैं, योगेश टंडन जी हैं, गोपाल गर्ग जी हैं, अनिल जिंदल जी हैं। ये एक ऐसा समूह है, कई मित्रों का मैं नाम ले पाया हूं, कईयों का नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन जो स्टेज पे हैं और जो स्टेज के नीचे, आदरणीय मंत्री जी, दिल्ली के अंदर अगर एनजीओ क्षेत्र के अंदर कोई संगठित रूप से पिछले 26 साल से लगातार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल मुद्दों के ऊपर कार्यक्रमों की संरचना करने का यदि किसे सम्मान मिला तो ये दिल्ली स्टडी ग्रुप की एक सामूहिक टीम को मिला है। मुझे नेपाल अनेक वर्षों तक जाने का मौका मिला। आप क्योंकि भारत आ रहे थे तो हमारा दिल नेपाल से आए हुए हर एक नेपाली भाई और बहन के लिए धक धक धड़कता है, प्यार से धड़कता है, स्नेह से धड़कता है, सम्मान से धड़कता है। और मैं अगर ये कहूं कि वी लव नेपाल, हमें नेपाली भाइयों और बहनों से असीम प्यार है। 80 लाख नेपाली मूल के भाई और बहन भारत में अपना रोजगार, भारत को सशक्त करने के अंदर दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए हम नेपाल और नेपालियों को प्रणाम करते हैं। 32,000 गोरखा भारत की सेनाओं के अंदर भारत की आन बान और शान है। भारत और नेपाल के बीच में कोई वीजा की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी याद है 25 अप्रैल 2015 को जब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था। आदरणीय मंत्री जी, आप तो तब भी सांसद थे, आज भी सांसद हैं और अब तो मंत्री हैं। पहले 6 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर नेपाल को
जहां 9,000 लोग मृत्यु के ग्रास बन गए थे और 22,000 लोग बुरी तरह से घायल थे, उनको पहले राहत सामग्री अगर पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारत और भारतीय मूल के लोगों ने किया, क्योंकि हम दिल से आपको प्यार करते हैं। हाँ जी बोलिए। अभी 2021 के अंदर 10,000 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कोविड वैक्सीन तो इतने तो आप भी नेपाल को भेंट की गई है। यह फिर दर्शाता है कि भारत और भारतीयों के दिल में कितना ज्यादा प्यार और लगाव और सम्मान नेपाल के अपने बंधुओं के प्रति है। और मेरा यह मानना है, नेपाल और भारत के संबंध जैसा आप अक्सर कहते हैं, ओरिजिनल ही है ये, ओरिजिनल। कंसल जी आप पहले बात कर ले, मैं फिर बात करूंगा। फिर भारत और नेपाल के संबंध धर्म और सांस्कृतिक आधार के ऊपर है। मिथिला क्षेत्र नेपाल के अंदर सीता माता का जानकी मंदिर, काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, भारत और नेपाल की धार्मिक भावनाओं के अंदर समानता दिखाता है। लेकिन आदरणीय मंत्री जी, हम आहत फील करते हैं जब मेरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं अनेक यात्राएं नेपाल की समय समय पर की है, जब उनके पुतले नेपाल में जलाए जाते हैं तो मुझे लगता है विजय जौली का दिल जल उठता है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको बराबर का भागीदार मानते हैं। नेपाल की दुनिया के किसी भी देश से दोस्ती हो, यह नेपाल को तय करना है हम कौन होते हैं। लेकिन आदरणीय मंत्री जी, मैं जब जब नेपाल गया तब तक मुझे मीडिया ने और बाकी मित्रों ने पूछा, नेपाल में क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? और हमने हर बार कहा, इंडिया इज नेवर इंटरेस्टेड इन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर ऑफ नेपाल। आपके प्रेस क्लब के अंदर आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष ऋषि धमाला ने भी मुझे बार बार उकसा के ये प्रश्न पूछे, आप जानते ही। और वो पत्रकार क्या जो उकसाए नहीं, वो पत्रकार क्या जो आपसे बढ़िया न्यूज स्टोरी बनाए नहीं। ये आप सबके लिए ताली होनी चाहिए। लेकिन वो हमेशा पूछते थे, क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा? और क्या आप भारत के प्रमुख राष्ट्र दल भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग के अनेक वर्षों तक प्रमुख रहे हैं, क्या आप उसके पक्षधर हैं? और मैं हमेशा ये कहता रहा कि नेपाल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम भारतीय तय नहीं करेंगे, ये नेपाल की जनता तय करेगी। अगर कोई हमारे पास आता है साहब, हमसे सलाह लेता है, हाथ मिलाता है और दिल से दिल मिलाता है, आपसे तो हमारा दिल से दिल मिला, तो कोई सलाह लेगा तो सलाह जरूर देंगे। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हमने नेपाल के अंदर देखा और नेपाल के अंदर किस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम हो, वो आपने तय करना है। भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंध अति उत्तम हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सर। यू बिलोंग टू द बिजनेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ नेपाल। ये प्रमुख हमारे सहयोगी वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और वहां के इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वी वेलकम यू सर। और नेपाल के अंदर जो 4 भारत और नेपाल के जो चेक पोस्ट बने हैं, मैंने उनका जिक्र भी किया है। वीरगंज, विराटनगर, भैरवा, यहां पर जो जांच की चौकियां बनी हैं,
उनसे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और प्रगढ़ हुए बिकॉज सुगमताएं आई हैं. बट स्टिल 10 major roads in Nepal are aided and abetted by the Indian people and the Indian government. हम आपका सम्मान करते हैं और मुझे वो दिन याद है. नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सर दक्षिण दिल्ली के मैक्स साकेत हॉस्पिटल के अंदर उनका हेल्थ की देखभाल होती थी. मैं तब भी उनको जाकर प्रणाम करता था. मुझे नहीं पता था कि कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन वो प्यार था. कोइराला साहब, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, आप और नेपाल के विभिन्न राष्ट्रपतियों से भी मेरे संबंध रहे हैं और आज भी जीवंत है. हमारा सिर्फ ये आपसे निवेदन है, भारत और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध हैं. इसलिए भारत का ना केवल धार्मिक अपितु सांस्कृतिक का लगाव और गठजोड़ बहुत वर्ष पुराना है. हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भारत और नेपाल के संबंध और प्रगढ़ हो. और ये जो एक बुकलेट हमने आज आदरणीय मंत्री जी को जो दी है, ये दिल्ली स्टडी ग्रुप की ये जो पूरी टीम है, भूपेंद्र कंसल जी हैं, गोपाल गर्ग जी हैं, लुबना आसिफ हैं, डॉक्टर अशोक हैं, योगेश टंडन हैं, नरेंद्र चावला हैं, कल्पना गर्ग हैं और बहुत से मेरे अन्य पदाधिकारी जिन्होंने मिलकर नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर ये एनजीओ का प्रयास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेश यात्राएं, जिनके अंदर नेपाल की 1, 2, 3, 4 ये मैंने फ्लैग किए हैं. और आदरणीय मंत्री जी को ये इसलिए भेंट किया है, इनके कर कमलों से नेपाल के यशस्वी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को ये भेंट करे और हमारा प्रणाम कहे. ये बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं कि नेपाल के अंदर अगर एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री ये कहते हैं हमारे यहां पे भी राम का मंदिर बनेगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं. अगर एक राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और कोई दूसरा राम मंदिर नेपाल में बनता है, तो हमें उस पर संशय करने की आवश्यकता नहीं है. उसका हमें पुरजोर स्वागत करने की आवश्यकता है. इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर बात का बतंगड़ नहीं बने, ये मैं बहुत से नेपाली भाइयों को और भारत के मीडिया के भी मित्रों को कहता हूं. मैं तो अनेक बार साहब वहां पे गया हूं और नेपाल जाने के बाद आदरणीय भूपेंद्र जी वहां पर प्लेन से उतरने के बाद मैं सबसे पहले अगर किसी माटी को अपने माथे पर लगाता हूं तो वो नेपाल की रज को, जिसको हम माटी बोलते हैं, उसको अपने माथे पे लगाते हैं. हम इतना सम्मान करते हैं. इसलिए हमारी आपसे अपेक्षा है, आप दिल्ली आए, आपको एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मित्रों ने किया और आज दिल्ली स्टडी ग्रुप के सौजन्य से हम आप सबको और आप सबके माध्यम से कोरोना के समय सर not more than 50 people could have assembled, but I think within the parameters of the corona pandemic जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखी हैं उनका अनुसरण करते हुए हमने आज का ये कार्यक्रम की संरचना की है. और अभी जिस प्रकार से भारत ने नेपाल के विकास के लिए पिछले बजट में 1200 करोड़ रुपया, लेकिन इस बार
992 करोड़ रुपया आवंटित किया है। 992 इज द एग्जैक्ट फिगर। सो जब मैंने आपके कल मोबाइल में देखा उसमें 800 करोड़ था, लेकिन आई चेक्ड अप एंड आई केम अक्रॉस द फिगर, क्योंकि मैं भारत में दिल्ली स्टडी ग्रुप, जिसका मैं एक सहयोगी के नाते काम करता हूं, मैं हर चीज को पढ़ना पसंद करता हूं, अवलोकन करना पसंद करता हूं और फिर आधिकारिक रूप से उन आंकड़ों को आगे जनता के बीच में फैलाना पसंद करता हूं। भारत ने और भारत की सरकार ने 2 दिन पहले अपने बजट के अंदर भूटान के लिए 3004 करोड़ रुपया, नेपाल के लिए 992 करोड़ रुपया, मॉरिशस के लिए 900 करोड़ रुपया, अफगानिस्तान के लिए 350 करोड़ रुपया, म्यांमार के लिए 400 करोड़ रुपया, श्रीलंका के लिए 250 करोड़ रुपया, सेशल्स के लिए 160 करोड़ रुपया, अफ्रीकन मूल के राष्ट्रों के लिए 350 करोड़ रुपया और ईरान के अंदर जो छाबार पोर्ट बन रही है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और इसके अलावा नेपाल के अंदर वर्तमान के अंदर नेपाल के भाइयों और बहनों को उनकी रक्षा करने के लिए 10 लाख कोरोना के वैक्सीन नेपाल को सप्रेम सम्मान के साथ भेंट किए जा चुके हैं। अब इससे ज्यादा तो सर हम आपको अपना दिल हनुमान जी की तरह खोल के नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारा दिल अगर किसी के लिए धड़कता है तो हमारे पड़ोस में रहने वाले नेपाल के लिए धड़कता है, चीन के लिए नहीं धड़कता, पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कता, लेकिन नेपाल के लिए इसलिए धड़कता है, नेपाल की सीमाएं भारत के साथ लगी हैं। और अगर कोई छोटे मोटे विषय हो भी जाए, परिवार के भाइयों के अंदर मनमुटाव भी हो जाता है, डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, हमारा निवेदन है उसको बैठकर डायलॉग के माध्यम से समझदारी के आधार के ऊपर उनका अगर सुलझाव होता है तो भारत से सैकड़ों की संख्या में जो चीन के अंदर प्रभु शंकर का इतना बड़ा धाम, उसके दर्शन के लिए जाने के लिए जो सुगमता से कुछ रोड्स का निर्माण भारतीय समझदारी से हमें लगता है हमने अपने क्षेत्र में बनाया है, आपको लगता है हमने आपके क्षेत्र से बनाया है, लेकिन दोनों का रास्ता चीन के अंदर प्रभु शंकर जी के बड़े धाम की ओर ही जाता है। आप भी हिंदू हैं, 90% से ज्यादा जनसंख्या नेपाल की आज भी हिंदू है, लेकिन नेपाल ने तय किया है हम एक गणतंत्र रहेंगे, रिपब्लिक ऑफ नेपाल रहेंगे, सेकुलर रहेंगे। हम कौन होते हैं उसको प्रश्न करने वाले? हाँ, ऋषि धमाला जरूर करता रहा है, लेकिन हम उसके बातों के अंबर के अंदर नहीं फंसे। हम तो ये कहते हैं आपके और हमारे बीच, नेपाल और भारत के बीच जो धर्म का, जो संस्कृति का सबसे बड़ा गठजोड़ है, उसको हम और मजबूत करना चाहते हैं। और आपके नेतृत्व के अंदर, आपके लीडरशिप के अंदर नेपाल की सरकार को, नेपाल के लोगों को, नेपाल की राजनीतिक दलों को और विशेष तौर से वहां के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और वहां की जो ऑपोजिशन की पार्टीज भी हैं और मधेश की पार्टीज भी हैं, हम सबसे ये अनुरोध करेंगे, भारत के ऊपर शक मत करो। मोदी की दरिया दिली का आप भी लाभ उठाओ। हमारे क्षेत्र के अंदर अगर नेपाल विकसित होता है तो भारत विकसित होता है। अगर नेपाल में एक बम फूटता है, उस बम के हम भारत में बैठे हुए भारतीय भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, मिलके चलेंगे। नेपाल के लोग, नेपाल के नौजवान रोजगार चाहते हैं बहुत बड़ी संख्या में। सर, मैं दुनिया की 87 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूं, लेकिन जिस भी देश में गया हूं, अगर मुझे भारतीय मूल के लोग वहां पर मिले हैं तो वहां पर मुझे नेपाली मूल के लोग भी काम करने वाले, एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव,
डेवलपमेंट माइंड के वो नौजवान नेपाली भी मिले हैं। मोदी जी चाहते हैं भारत के नौजवान बाहर नहीं जाएं, भारत में शिक्षा लें। हम चाहेंगे समृद्ध नेपाल, डेवलप्ड नेपाल, विकासशील नेपाल, प्रगतिशील नेपाल को बनाने में ना केवल वहां की राज्य सत्ता जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और राज्य सत्ता का मतलब होता है लोकतांत्रिक शक्तियों की, पार्टियों की राज्य सत्ता, उसके साथ साथ वहां के नौजवानों की एस्पिरेशंस को भी आप आगे लेके चलेंगे। मेरा आपके उद्बोधन से पहले, आपके स्पीच से पहले, भारत और नेपाल के संबंधों पर कुछ अपना वक्तव्य रखने से पहले ये छोटा सा निवेदन है, एंड आई होप यू विल टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिव। सर दर्शकजीलाई र आज यो भारत देशको राजधानी दिल्लीमा बसेर एउटा हामी नेपालबाट शहरी विकास राज्य मन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूको बिचमा छु र यो आजको यो कार्यक्रमका विजय जोली, जसलाई म यो दिल्ली स्टडी ग्रुप मात्र होइन विश्वकै एउटा 87वटा देशसँग घुमिसक्नु भएको एउटा राजनैतिक रूपले अहिले जुन एउटा आफ्नो उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ, यसको लागि म विजय जोलीजीलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र आज भारत र नेपालको सम्बन्धसँग जति जोलीजीले आज कुरा राख्नु भएको छ, म त्यति जोलीजीलाई चाहिँ म मेरो उमेरसँग र राजनीतिक परिवेशसँग र उहाँले जुन अनुभव बटुल्नु भएको छ, यो अनुभवसँग भन्दा पनि म चाहिँ एक किसिमको एउटा सर ट्रांसलेट ये तो मैं कर वो पर नेपाल के हो भाषा हिंदी में बात करते हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैले आज तपाईँहरूको बिचमा यो भाषा भनेको माध्यम हो, मैले अन्यथा गरिदिनु होला। मैले केही कुराहरूमा त्रुटि पनि गर्न सक्छु भाषा बोल्दाखेरि, त्यसो भएर मैले आफ्नै मातृभाषाले बोल्दाखेरि मेरो त्रुटि भए पनि म आफ्नै चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्छु। म त्यसो भएर केही कुरामा त्रुटि त केही तलमाथि परेकोमा म तपाईँहरूको क्षमा माग्छु। र सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र नेपालमा दिल्लीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण आदरणीय भारतमा रहनुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूसँग आज जुन किसिमको यो नेपाल र भारतसँग सम्बन्धका कुराहरू गर्न जाँदैछु, त्यसमा म धेरै विज्ञ भएर म भन्नु चाहन्न। त्यसकारण अलिकति तपाईँ यो विषयमा केही कुराहरू भन्नुहोस्। मंत्री जी महोदय कहना चाह रहे हैं कि उनको भाषा से कोई त्रुटि हो तो जो क्षमा चाहते हैं, इतना कई गलती भी हो सकती है, बाकी जो है सभी जो हामी शताब्दीको 21औं शताब्दीमा छौँ भन्छौँ, तर हामीसँग रहेको सम्बन्धलाई म अलिकति के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले भर्खर हामी अहिले आज हम 21वीं शताब्दी के में रहकर जो आज हम कहना चाहते हैं, र म यो सम्बन्धलाई अलिकति म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। और त्यो मैं सम्बन्ध आप लोगों के बीच में कोई संबंध रखना चाहता हूँ। भारत और नेपाल के बारे भारत र नेपालको सम्बन्ध के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि म विजयजीले अहिले जोलीजीले केही कुराहरू हामीसँग रहेका सम्बन्धको चाहिँ पहिलो प्रस्तुति के गर्नुभयो भन्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो सम्बन्ध हामी एउटा छिमेकी हौँ। विजय जोली जी ने भारत और नेपाल के सबसे अच्छा एक क्या रखे, हम सबसे नजदीक में हम छिमेकी। यो छिमेकीको नाताले नेपाल पक्कै पनि एउटा गरिब मुलुक चाहिँ होइन र भारतमा पनि धेरै गरिबहरू छन् होला, तर गरिब मुलुक चाहिँ भारत होइन। छिमेकी के नाता से नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन भारत जो है एक गरीब मुल्क नहीं है। र गरिबहरू छन् होला भारतमा पनि, गरीबहरू हैं भारत में भी, लेकिन गरीब देश के तर गरिब देशमा चाहिँ गणना छैन भारत चाहिँ। त्यसकारण योसँग जोडेको भारतसँग जोडेको नेपाल, जसरी आज कोभिड सञ्चारभरिको 215वटै देशमा चल्यो हेर्नुहोस्,
नेपाल भी गरीब नहीं है। जब भारत किसी के साथ खड़ा है तो कोई गरीब हो ही कोई नहीं सकता। गरीब हो ही नहीं सकता है। इसके साथ भारत खड़ा है वो गरीब हो कभी ही नहीं हो सकता है। नेपाल भी आप गरीब अमीर नहीं हैं, इनका ये कहना है कि आप अमीर हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। फिर भी आप लोगों का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ। ये जो इंटरप्रिटेशन चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा रुक के बात करें। नो प्रॉब्लम, आप रहने दो, ये चलने दो। ये एक्चुअली वो जो चीज आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। आइए मैडम, आप थैंक यू। मैले आज गरिबसँग किन जोडेको भन्दाखेरि पक्कै पनि हामी यो प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग धर्मको अनि हामीसँग संस्कार र संस्कृतिसँग गरिब चाहिँ होइन। तर जसले जेसुकै भने पनि हामीसँग अहिले भर्खर जसले भन्नुभएको हिसाबमा 80 लाखभन्दा चाहिँ बढी नेपालीहरू एउटा रोजगारीको लागि चाहिँ भारतमा बस्छ। 50 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको विदेशमा काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण मात्रै मैले अलिकति गरिबसँग जोडेको। हामी गरिब चाहिँ होइन, पक्कै मनका चाहिँ धनी चाहिँ हो। तर मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अरू भारतबाट पनि नेपालमा चाहिँ काम गर्ने हुन्छन् र नेपालबाट पनि भारतमा काम गर्नुहुन्छ र 65 डिग्रीको त्यो भएको स्थानमा पनि हामी नेपालीहरूको भारतीयहरूले काम गर्छौँ। त्यसकारण अलिकति मलाई लाग्छ कि हामी गरिबकै कारणले हो कि भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यताले सांस्कृतिकले कुनै पनि कमी नै होइन नेपाल र भारत। त्यसकारण मैले चाहिँ आज हाम्रो जुन यो सम्बन्ध चाहिँ भइरहेको छ किन भयो त भनेर म अलिकति भन्छु। जब संसारको सृष्टि पृथ्वीको सृष्टि मात्रै थियो, त्यो सृष्टिकालको सानो एउटा मैले पढेको कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउँछु। जब समुद्र मन्थन चाहिँ गरेको भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यो समुद्र मन्थन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो देव र दानवहरूको बिचमा चाहिँ असुरहरूको बिचमा एउटा शेषनागलाई चाहिँ गरेर मङ्गाचल पर्वतको लागि राखेर घुमाएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। र घुम्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कालको बिग निस्कियो। त्यो कालको बिग निस्किँदाखेरि शिवजी नै थियो सबैभन्दा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्ये शिवजी नै थियो संहारकर्ता। र उहाँले त्यो विषपान गर्नुभयो। त्यो विषपान गर्ने बित्तिकै निल्न खोल्नुभयो। निल्न खोल्दाखेरि पार्वतीले भन्नुभयो प्रभु एकछिन पर्खिनुहोस् तपाईँ भनेर भन्नुभयो। अनि किन प्रिय भन्दाखेरि म तपाईँको को हो भनेर सोध्यो। मेरो त प्रिय हो, तिमी मेरो हृदयको एउटा रानी हो, तिमी त मेरो मुटुको ढुकढुकी हो भनेपछि उसो भए त्यो बिख नमिलो भनेर भन्दै थियो। त्यो बिख मिलेपछि त म मरिहाल्छु, यो मुटुमा गइहाल्छ, त्यो मरिहाल्छ। त्यसकारण ठिक है। धन्यवाद विजय जी। सम्मानीय रामवीर मनंधर जी, हमारे नेपाल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो मैं बता रही हूँ। इन्होंने जो बात करी है, आर्यभट्ट की संस्कृति 1760 ईस्वी से शुरू किया है इन्होंने। और समुद्र मंथन की भी बात इन्होंने करी। जब समुद्र मंथन हुआ, जब हलाहल विष निकला, तो उस विष को पार्वती जी ने कहा कि इधर उधर मत करो, किसी को भी कुछ भी हानि होगी तो वो मुझे तकलीफ होगी। और इन्होंने भारत नेपाल संबंध के बारे में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जिस तरह से भारत और नेपाल का संबंध है, जैसे हम इसके पहले विजय जी ने बताया रोटी बेटी का संबंध है। और मुझे फक्र है और मैं गर्व के साथ कहती हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम मैरिड टू नेपाली मैन। उन्होंने सारी बातें सब कुछ कह दिया और बता दिया है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो आपने तनाव की बात कही थी अब पहले, तो भारत और नेपाल में कभी भी तनाव नहीं होगा और न हो सकता है। उस चीज को विजय जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। ठिक है। मैले चाहिँ यति कुरा किन यो कथा चाहिँ सुनाउनु खोजेँ, सबले सुन्नु भएको छ स्कन्द पुराणमा, हाम्रो पुराणहरू मैले लेखेको, तपाईँ हामीले लेखेको होइन। र सदियौँदेखि चाहिँ यो चलिरहेको चाहिँ परम्परा हो। त्यो कालको बिगलाई बस्नुको लागि चाहिँ शिवले चाहिँ तपाईँको जानुभएको थियो। उहाँ चाहिँ त्रिशूल हातमा बोक्नुभयो र उहाँ जानुभयो नेपाल।
नेपालको गोसाइकुण्ड भन्ने तपाईँहरूको ठाउँमा आउनु होला, त्यो ठाउँमा देखाइदिन सक्छु। अहिले लाखौँ भक्तजनहरू जान्छ त्यो ठाउँमा। शिवजी एकदम आसनमा सुत्नु भएको छ भनेर कसैले देख्छ, कसैले भगवान् शिवले तपस्या गरे भन्छ होइन। त्यो जुन गोसाइकुण्डमा पुगिसकेपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ शिवले त्रिशूलले त्यो पहाड फोडेपछि त्यो पानी निस्क्यो र त्यही पानीको बहाउमा बसेर शिवजीले त्यो विषलाई चाहिँ पान गर्न सक्नु भएन र गलामा अड्काउनु भयो। त्यस कारण उहाँलाई नीलकण्ठ भन्छ। मैले कथा आज सृष्टिसँग जोडेको देश भारत र नेपाल हो। यो सृष्टिसँग जोडेको स्कन्द पुराणमा स्पष्ट भावनासँग लेखेको छ। चाहे त्यो रामायणमा होस्, चाहे महाभारतमा होस्, चाहे त्यो गङ्गाको नाममा जोडेको भगीरथका कथाहरू हुन्। हामीले स्कन्द पुराणबाट सिक्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामी 2-400 वर्ष मात्र होइन, 2-4 हजार वर्ष मात्र होइन, यो सृष्टिसँग हामी नेपाल र भारत जोडेको छ। यो हिमवत खण्डसँग जोडेको छ, चाहे त्यो नेपालको उत्तराखण्डसँग जोडेको छ। त्यसकारण आज पानीको बहाउ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि म तपाईँलाई आज सुनाउन चाहन्छु। जब भगीरथले सगरले राजाले एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्न चाहेको थियो, त्यो यज्ञसँग एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्न चाहेको थियो, त्यसमा एउटा घोडा छोडिने रहेछ। त्यो घोडा छोड्दाखेरि जसले समातेर चाहिँ त्यो सङ्घर्ष त्यसलाई जितेर चाहिँ अश्वमेध यज्ञ पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। र सगरले छोडेको घोडा इन्द्रलाई के शङ्का लाग्यो भने यसले मेरो आसन लिन लाग्यो भन्ने कुराहरू गरे र उसले लगेर कनक ऋषिको आश्रममा लगेर छोडिदिन्छ र 60,000 रहेछ सगरका छोराहरू। ती सबैले खोज्दै जाँदाखेरि कनक ऋषिको आश्रममा देखेपछि ऋषिसँग धेरै वादविवाद गरिसकेपछि ऋषिले आँखा खोल्ने बित्तिकै सबै खरानी हुन्छ र त्यो सगरले आफ्ना छोराहरूलाई पार गर्नको लागि चाहिँ गङ्गा ल्याउने कोसिस गर्छ, उसले सक्दैन। दिलीपसम्मले नसकेपछि तपाईँको भगीरथले चाहिँ तपस्या गर्छ। यो भगीरथले तपस्या गरेको गङ्गा ल्याउनुको लागि धेरै तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो तपस्या गर्दा गर्दै ब्रह्माले चाहिँ प्रस्तुत भएर आउँछ र गङ्गालाई पठाउने कुरा गर्छ। गङ्गाले के भन्नुहुन्छ, म पृथ्वीमा त आउँछु तर मलाई थाम्नु पर्ने चाहिँ कोही छ भनेर भन्दाखेरि शिवजीको चाहिँ उसले कुरा सम्झिन्छ र शिवजीको जट्टामा अल्झाउने कुराहरू हामीले पढेका छौँ र जहिले पनि गङ्गा चाहिँ शिवको टाउकोमा छ भनेर भन्नुहुन्छ र गङ्गा शिवजीको त्यहीबाट सुरु भएको हुन्छ। र यो गोकर्णेश्वर भन्ने हाम्रो ठाउँ छ नेपालमा। गोकर्णेश्वरको अलिक कथा म तपाईँलाई चाहिँ त्यो पनि सुनाउँछु। त्यो गोकर्णेश्वरमा गएर तपस्या गरेपछि सगरले भगीरथले तपस्या गरेपछि शिवजी खुसी हुनुभयो। शिवजीको आसन भनेको कहाँ हो त बस्ने चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो शिवपुरी छ काठमाडौँमा। लगभग 25 किलोमिटरको चाहिँ त्यो पहाड छ र त्यहाँ जङ्गल पनि छ, जुन अहिले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ। त्यहाँ तपस्या गर्न आउने रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले तपाईँहरूले यहाँ सबै हिन्दूहरू जस्तो लाग्छ मलाई, सबै दाजुभाइ हिन्दूहरू जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँहरूले अहिले माघ 15 गतेबाट हामीले स्वस्थानी व्रत कथा सुरु गरेका छौँ। कसले पढ्नुहुन्छ मलाई यो सबैले पढ्छ जस्तो लाग्दैन अहिलेको अब नयाँ जमानामा। तर मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वस्थानी व्रत कथा सुन्नु भएको छ। स्वस्थानी व्रत कथामा एउटा आधार छ। रावण लङ्कामा बस्नुहुन्थ्यो र शिवका धेरै ठुलो भक्त हुनुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि गोकर्णेश्वरमा आएर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा आएर। र गोकर्णेश्वरमा तपस्या एक दिनको कुरा हो। त्यो स्वस्थानी व्रत कथामा लेखेको कथा मैले भन्दैछु तपाईँहरूलाई। त्यो कथा चाहिँ के छ भने शिवजी खुसी हुनुभयो र शिवजीले त्यो दिन भाङ अफिम अलिकति बढी खानु भएको दिन परेछ र रावणले यसो हेर्छ शिवजीले आज भाङ खाएको जस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ उसले शिवजीलाई भन्छ, प्रभु मैले आज वरदानको लागि आएको होइन, म प्रभुको दर्शन मात्रै गर्न आएको होइन। लङ्कादेखि यहाँ गोकर्णेश्वरसम्म आएर तिमी कहाँ फर्किनु पाइन्छौ रावण, त्यस भएर एउटा वर तिमीले माग्नै पर्छ भन्थे। शिव रिसाउला भन्ने पनि डर्छ। त्यस भएर रावणले डराइ होइन प्रभु तैपनि म चाहिँ वरदान नमागौँ कि भन्दाखेरि उहाँ मान्नुहुन्न र शिवजीले तपाईँ जसरी एउटा वरदान माग्नु पर्छ भनेपछि रावणलाई पनि अब यो अलिकति भाङको चाहिँ सुरुमा चाहिँ भने कि शिवले भनेर अलिकति निर्धक्क भएर जेसुकै होस् यसले जेसुकै भनोस् भनेर
शिवजीसँग चाहिँ उसले वर माग्छ उसले प्रभु अब हजुरले दिने नै हो भन्दाखेरि मलाई हजुरको श्रीमती पार्वती दिनुहोस् भन्छ कि यो अहिले तपाईँहरूले पढ्दै गरेको स्वस्थानी व्रत कथामा छ स्कन्द पुराण पनि हो महात्म्य पनि हो यो र त्यो कथासँग मैले किन जोड्ला भन्दाखेरि भगवान् शिवको जुन बसोबास गर्ने ठाउँ नेपाल पनि हो र नेपालसँग आज गङ्गा कसरी बग्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो भगीरथको 60,000 तार्नुको लागि चाहिँ तपाईँको गङ्गाको आराधना गर्ने ठाउँ त्यही गोकर्णेश्वर भयो गोकर्णेश्वरमा आइसकेपछि शिवले ल उसले तपाईँले गङ्गा बोलाउनुहोस् म थामिदिन्छु भनेपछि भगीरथले बोलाउँछ र गङ्गा आकाशबाट झर्छ हेर्नुहोस् स्वर्गबाट झरेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ जट्टामा शिवले दिनुहुन्छ र धेरै वर्षपछि गङ्गाले भन्नुहुन्छ मलाई धेरै छोडिदिनु पर्यो तपाईँले भनेपछि भगीरथको परिवार पनि टार्नु पर्ने त्यसो भएर एउटा जट्टा निकालेर छोडिदिन्छ त्यो जट्टाबाट निक्लेको गङ्गा नै हाम्रो बागमती हो यो बागमतीमा अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ उत्तर गया पनि भन्छौँ उत्तर गङ्गा पनि भन्छौँ हामी त्यसमा एकचोटि हाम्रो पुस्ताको श्राद्ध गरेपछि अब गर्नु पर्दैन भन्छ यो कथासँग मैले तपाईँहरूलाई किन जोडेको भन्दाखेरि भारतमा जुनसुकै ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई पोल्न लैजान्छ हिन्दूहरूलाई र सबै हिन्दूहरूले एउटा अस्तु उठाउँछ सानो यति खरानी उठाएर एउटा उसमा राखेर लैजान्छ र गङ्गामा सेलाउँछ बनाउँछ तर नेपालमा पशुपतिनाथमा जलाएको लासहरू कसैको अस्तु उठाउँदैन यसकारण यो गङ्गासँग जोडेको उत्तर गङ्गा जल कि हामी बनारसलाई उत्तर गङ्गा भन्छौँ त्यहाँको पण्डाहरूले हामीलाई के भन्छ टाउको छोडेर तपाईँ खुट्टामा आएर श्राद्ध गर्नुहोस् त्यही छ पशुपतिनाथ तपाईँको भन्छ मैले यो रिलेसन हामीले बनाएको होइन यो रिलेसन सदियौँ परापूर्व कालदेखि हामी संस्कारदेखि संस्कृतिदेखि लिएर हाम्रो धर्मसँग जोडेको छ उत्पत्ति र विकाससँग जोडेको छ त्यसकारण मलाई कसैले अलिकति के भन्यो भने मलाई लाग्दैन कि नेपाल र भारतको सम्बन्ध यति चाँडै चिसिन्छ भनेर अहिले जोलीजीले अलिकति भन्नुभयो कोरोनाको 10 लाख डोज हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ म भारत सरकारले यहीँबाट चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि आज 10 लाख डोजले त पुग्दैन हामीलाई म आज यही मञ्चबाट पनि म भन्न चाहन्छु यदि भारत सरकारले कुनै अफसोस मान्दैन यदि यो 10 लाख भन्दा चाहिँ म बढाएर दिन्छु भने हाम्रो लागि एउटा महानता कुराहरू हुनसक्छ किनभने मैले अहिले गरिब जोड्दाखेरि अलिकति 18 नलागोस् भनेर चाहिँ मैले भनेको सहयोगका हातहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् नेपाल यदि विकास भयो भने संसारका कुनै पनि मानवले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर कुनै ठाउँमा जानु पर्दैन जस्तो कि हामीले युरोप र अमेरिकाका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई काम अराउने म्यानेजर भएर आउँछ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ कामदार गरेर जान्छ किनभने उनीहरू धनी छन् उनीहरूले म्यानेज गरिरहेको छ उसको देशलाई त्यसकारण हामी उसको चाहिँ कामदारको रूपमा मैले कामदार भन्दाखेरि अन्यथा होइन फेरि रोजगारी गर्नु नहुने कि भनेर चाहिँ तपाईँले नसोच्नु होला मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दाखेरि भारत र नेपाल यस्तो देश हो जुन देशमा आजको होइन हामी करोडौँ वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध न मैले पुराण लेखिदिएको न वेद मैले लेखिदिएको यो वेद र पुराणको आधारमा हामी संसारका मान्छेहरूसँग हाम्रो संस्कार र संस्कृतिहरू सिकाउँदै जान्छ त्यसकारण कसैले चाहिँ सानो मन गरेर 2-4 जना मान्छेले बोल्यो भन्दैमा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रेर जस्तो लाग्दैन त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने आज 992,000 पैसा म त भन्छु एक किसिमको यो पैसाले मात्रै सबै सम्बन्ध राम्रो हुने त होइन पैसा दिएपछि मान्छे बिग्रिन्छ पनि भन्छ कि पैसा भएपछि यसलाई सम्हाल्न सकेको व्यवस्थित गर्न सकेन 2072 सालको भूकम्पको अहिले जोलीजीले सम्झना गर्नुभयो 1 खर्ब रुपियाँ उहाँहरूले दिनुभयो र उहाँहरूले अब नाम नलियो भन्दाखेरि पनि चीन आफ्नो छिमेकी हेर्नुहोस् उहाँसँग मेरो केही कुराहरू भएको थियो तपाईँहरू पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो नि भारतले सहयोग गर्नु भन्दाखेरि भारत फर्स्ट हो हामी सेकेन्ड मात्र हो भन्नुहुन्छ त्यसकारण हामीसँग विभेदकारीका कुराहरू मैले गर्नु खोजेँ होइन कुनै छिमेकी राम्रा र नराम्रा कसरी साथ दिन्छ भन्नुहोस् न छिमेकी मैले भारत छिमेकी होइन अब पाकिस्तान छिमेकी भनेर मिल्छ मलाई मन पर्दैन मन परे पनि नपरे पनि जेसुकै गरे पनि
भारतले मेरो मित्र पनि हो, मेरो छिमेकी पनि हो, मेरो दाजु पनि हो, भाइ पनि हो, मेरो दिदी पनि हो, बहिनी पनि सबै हेर्नुहोस्, र रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि हो। र मलाई लाग्छ 1850 किलोमिटर होला हाम्रो ओपन बोर्डर छ, हेर्नुहोस्, खुल्ला सीमा छ, जुन ठाउँमा यदि चाहेको भइदिएर कुनै एउटा सानो राष्ट्रले लगाउन सक्छ, हामीले बार लगाउन सक्दैन होला, र भारतले चाहेको त्यति जालो सिमाना लगाइदिन सक्दैन होला। यो सिमानासँग सबैभन्दा म चाहिँ भन्छु हाम्रो एउटा सौहार्दता छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो परम्परा छ, हामीसँग एउटा संस्कार छ, हामीसँग एउटा संस्कृति पनि छ। अहिले एकैछिनमा आगो चाह्यो भने त्यही पार गरेर आगो पायो भने हामी भात पकाएर खाने मान्छे, के गरेर चामल सक्यो भने खै आज अलिकति दिनु न भनेर चाहिँ एक देशले अर्को देशसँग लिएर खाने मान्छे। त्यस कारण मलाई लाग्छ हामीसँग रहेका सिमानाहरूलाई जुन किसिमको एउटा प्रतिबन्धित छैन हामी, त्यस कारण जसले के भन्नुभयो पासपोर्टको आवश्यकता छैन, भिसाको आवश्यकता छैन। यो सम्बन्ध कसैले बनाइदिएको सम्बन्ध होइन, हेर्नु सरकारले चाहेको छैन होला र यो गरिदेऊ भन्ने कुराहरू गर्दै गएर हुन्थ्यो नि, तर यो सम्बन्ध सरकारसँग पनि गाह्रो छ, यसलाई चाहिँ बन्द गर्न। त्यस कारण यो सम्बन्ध करोडौँ वर्ष अगाडिदेखिको सम्बन्धलाई आज हामीले एक किसिमको भावनात्मक कुराहरू गरिरहेका छौँ, एउटा बााउन्ड्रीका बोर्डरका कुराहरू र एक आपसमा चाहिँ देश र देशका कुराहरू गर्छौँ। मलाई के लाग्छ भने आज जसरी हो कि मान्छे बाँच्ने जस्तो लाग्छ। आज पृथ्वीलाई नै हामीले चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपबाट लिन थालेका छौँ भने हामी एउटा अहिले विकासमा उन्मुख भइरहेको भारत सबैभन्दा अहिले अग्रगतिमा रहिरहेको छ। 140 अर्ब 140 करोड मान्छेहरू चाहिँ बस्ने देश हो, हेर्नुहोस्, हामी 3 करोड मात्रै बस्छौँ। त्यस कारण हाम्रो देश चाहिँ अब जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ कुरा त गर्न मिल्दैन। त्यस कारण हामीले के कुराहरूमा चित्त दुखाइ हुन्छ, हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ म चाहिँ सानो र ठुलो भन्ने उसले एक्चुअली हेपी कि भन्ने चाहिँ सवालहरू उत्पन्न हुनसक्छ, तर हामी एउटा मान्छे हौँ र त्यसमध्ये पनि हिन्दूहरू, हेर्नुहोस्, हिन्दूहरूले धेरै कुराहरू मरिसकेपछि श्राद्ध गर्ने हामी मात्रै हौँ। हाम्रो संस्कार हेर्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई मरिसकेपछि पनि सम्झिने संस्कार हेर्नुहोस्, अरू कुनै संस्कारहरू छन्। त्यस कारण यो संस्कारसँग पनि जोडेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सम्बन्धहरू भारत र नेपालको सम्बन्ध होइन, अहिले भन्नुभयो मिथिलासँग जोडेको सम्बन्धहरू, राम र सीताको चाहिँ सम्बन्धहरू, हामीसँग रहेका महाभारतका केही ग्रन्थहरू जसले हामीलाई एउटा दिशानिर्देश गर्छ कि भाइ भाइ लड्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू महाभारतले सिकाउँछ। सुईको नोकसम्म राख्ने ठाउँ दिन्न भनेपछि नै लडाइँ भयो भने त्यो हिजो 5000 वर्ष अगाडिको चाहिँ सम्बन्ध हो। हेर्नुहोस्, आज मलाई लाग्छ कसैले कसैको जग्गा जमिनसँग अहिले जसले जिल्ला उठाउन लाग्नु भएको कुरा मलाई थाहा छ, त्यो चीनसँग जाने बाटो नेपालमा पऱ्यो कि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ त्यो ठाउँसँग जसरी पनि आज कसैले विवाद ल्याउन चाहन्छ भने त्यो विवाद हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, मेरो मनमा के लाग्छ भने न हाम्रो प्रधानमन्त्री दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्छु न त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, अनावश्यक रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको विषयलाई चाहिँ जोड्ने चाहिँ कोसिस भइरहेको छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने हामीले हिजोदेखि नै हाम्रो परम्परा र संस्कार र संस्कृतिसँग जोडेका मानवहरू नेपाल र भारतमा बस्नुहुन्छ, त्यसको एउटा बााउन्ड्रीको रूपबाट एउटा देशको नामबाट हामीले फरक गर्छौँ। यस कारण हामीलाई लाग्छ कि हामीले धेरै कुराहरू गर्दाखेरि यो कोही भड्किन्छ कि कसैलाई उठाइदिँदाखेरि झगडै गर्ला कि भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल र भारतका हेर्नु होला इतिहास, हामी कहिले झगडा नगर्नेमा पर्छ, छलफल हुन्छ, डिस्कस चाहिँ पर्छ एक आपसमा चाहिँ, तर अब ल अब सिधाइदिन्छु भनेर चाहिँ एक आपसले लडाइँ चाहिँ कहिले लड्दैन। यो हाम्रो संस्कारसँग जोडेको, संस्कृतिसँग जोडेको देश हो। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने आज चाहे त्यो 18 पुराणका कुराहरू, चाहे हाम्रा वेदका कुराहरू र पानी बग्ने कुरासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ आज एकजना माननीय सांसद जीसँग भेट भयो भने तपाईँहरूको पानीले चाहिँ हाम्रो बिहार डुबाउँछ भन्नु। यो बिहार डुबेको होइन, हाम्रो विचार डुबेको हो। किन भन्दाखेरि यदि त्यो पानीलाई व्यवस्थित गरेर लगिदिएको भए समुद्रबाट त कसैलाई चाहिँ असर गर्दैन। हाम्रो देश दुईटाको मान्छेहरूको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ दुईतिरको बार लगाइदिने भने त पानीले दुःख दिने थियो नि। त्यस कारण त्यो व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ विकास चाहिन्छ।
अहिले कसैको जग्गा जमिन हामीले ल्याऊ भन्ने होइन, विकास गरिदियो सबै समान हुन्छ। सबैको लागि चाहिँ एउटा खुल्ला, जसरी आकाश खुलेको छ यो पृथ्वीलाई पनि त्यसरी गर्नुपर्छ। र त्यो विकास भयो भने मलाई लाग्छ कुनै मान्छेले दुःख पाउनु नपाएपछि, कुनै ठाउँमा गएर कसैको चाहिँ गुलामी गर्नु नपरेपछि मात्रै मानव भएर जान्छ। र त्यो मानवताको लागि चाहिँ सबैभन्दा संस्कार सिकाउने चाहिँ भारत र नेपाल हो। यो संस्कारसँग हामीले जोड्नुको लागि, मानवताको जोड्नुको लागि धेरै कथाहरू तपाईँ हामीले पढेका छौँ। चाहे पृथ्वी उत्पत्तिको नाममा होस्, चाहे भगवान् शङ्करको नाममा होस्, चाहे विष्णुको नाम, ब्रह्माको नाममा, जुनसुकै गङ्गाको नाममा भए पनि हामीले चाहिँ एउटा संस्कार सिकाउने चाहिँ हाम्रो परम्परा छ। अहिले पनि हामी आफूभन्दा ठुलोलाई नमन र नमस्कार र पाउ छुने चाहिँ कुराहरू गर्छौँ। तर अरू चाहिँ के गर्छन्, अरू मान्छेहरू भन्दाखेरि अहङ्कारसँग जलेको हुन्छ। यो अहङ्कार हामी नेपाल र भारतका जनताहरूसँग छैन। त्यसकारण आजसँग हाम्रो सम्बन्ध अघि नै भन्नुभयो रोटी र बेटीसँग जोडेको छ। यो रोटी र बेटीसँग जोड्नुको लागि चाहिँ ठुलो हृदय चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको छोरी कसैको छोरा चाहिँ दिनलाई उसको 4 पुस्ता 3 पुस्ता चाहिँ हेर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो नेपाल र भारतसँग जोडेका धेरै हाम्रो संस्कार र संस्कृतिहरू आजसम्म टिकेको छ, बचेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरू। त्यसकारण आज जसले भन्नुभयो 90% भन्दा चाहिँ बढी नेपाल हिन्दूहरू बस्छन्। आराध्य देव पशुपतिनाथ बस्छन्। शिव मात्र होइन, हाम्रो अहिले शान्तिका दूत बुद्धले जन्मेको देश भन्छ। सगरमाथाको चाहिँ सबैभन्दा महान देश भन्छ। र अघिल्लो जलीजीले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ गोर्खाली पनि हो, वीर गोर्खालीको नामले चिनेको पनि देश हो। र त्यसमध्ये पनि प्राकृतिक सौन्दर्यता यति छन् हामीसँग, प्राकृतिक विविधताले चाहिँ जैविकताले भरिएको देश पनि हो हाम्रो। र अहिले जलीजीले फेरि पनि जोड्छु म उहाँलाई चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको के हो भने चाहिँ नेपाली एउटा होम मिनिस्टर मात्र होइन, नेपालकै र विश्वकै एउटा मानव र सबैले विश्व रेकर्ड राख्ने चाहिँ सङ्गीतको क्षेत्र पनि रहेछ भन्ने कुरा नेपालले चिनाउँछ। यो चिनाउने अभियानमा तपाईँ हामी सबै मिलेर गरेका क्रियाकलापहरू। हिजो मैले एउटा गाना गाइदिएँ हिन्दीमा। यो गाना सुन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सङ्गीत यस्तो एउटा चाहिँ चिज हो जुन सङ्गीतले मात्रै सबै मानवलाई एक ठाउँ ल्याउँछ र सबै हृदय जित्न सक्छ। त्यो गीत कुन चाहिँ थियो सुनाइदिनुहोस् न फेरि। एकचोटि सुनाइदिनुहोस् न फेरि। म सुनाउँ। मैले चाहिँ यो कुरा किन भनेको भन्दाखेरि हामी कुनै यो देश यो हेर्दाखेरि मात्रै हामीलाई चाहिँ फलानु देश र हामी चाहिँ देशसँग जोडेको भन्छौँ हेर्नुहोस् है। तर मलाई लाग्छ हामीसँग एउटा पावन भूमि छ, त्यो भनेको इन्डिया पनि नेपाल पनि हो। यो पावन भूमिसँग जोड्दाखेरि हामी संस्कार र संस्कृतिहरू छन्। यो संस्कार र संस्कृतिहरूदेखि अघि न भन्नुभयो कि जोलीजीले कि त्यो वाल्मिकीसँग जोडेको रामायण, राम जहाँ भने पनि जहाँ बसे पनि हुन्छ। भगवान् हामी सबैको मनमनमा छ भन्छौँ, हाम्रो हृदयमा छ भन्छौँ भने जहाँ बेला पनि के फरक पर्छ। त्यो थोरीको नै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै थोरीको चाहिँ के अयोध्या नै किन नहोस्, अहिले भनेको अयोध्या नै भारतको अयोध्या। तर भगवान्सँग जोडेर हामीले जुन एउटा डिबेट चाहिँ गर्न खोज्छौँ, यो चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नुपर्ने र हामीले के पढ्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मलाई लाग्छ। हामी संस्कार र धर्मको नाममा कुनै पनि, मलाई लाग्छ नेपाल यस्तो देश हो, तपाईँलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु भारतमा के कुराहरू त्यस्तो हामीले देख्ने गरेका छौँ। जात र धर्मको लडाइँ नलडेको देश नेपाल। तपाईँ खोज्नु होला, जात र धर्मको लडाइँ कहिल्यै लडेन। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामी यो पुराणहरूदेखि लिएर हाम्रो संस्कार र धर्मसँग जोडेका देश नेपाल र भारत हो। यो भारत जति विकास गरेर गयो नेपाललाई त्यति फाइदा रहेछ। र नेपालका त्यो ठाउँहरू विकास भएर पर्यटकहरू जति पनि जान्छ भारतबाटै जान्छ। किनभने नेपाल जम्मा 1000 किलोमिटरको देश हो। यो 1000 किलोमिटर पछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि भारत नै हो। मैले दिल्लीको एउटा चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु। नेपालमा जानुको लागि, यो नेपाल जानुको लागि या त कुनै अरू
यो धार्मिक ठाउँमा जानुको लागि चाहे चाइनाको चाहिँ कैलाशमा जानु परोस्, मानसरोवर जानु परोस्, यो भारत भएर नेपाल भएर नेपालगञ्ज भएर त्यसपछि मात्रै माथि हेलिकप्टरबाट जानु। भने हाम्रो संस्कार कहाँबाट चाहिँ छप्दै रहेछ। त्यसकारण धर्मसँग हाम्रो संस्कार जोडेको छ र संस्कृति र परम्परा हाम्रो जोडेको छ। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले यदि पर्यटनमा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटनमा जोडिदिने हो भने हाम्रो देश के हो? मलाई लाग्छ नेपालले त ठेक्नै सक्दैन पर्यटकहरू। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मान्छेहरू धेरै आउन सक्छ, त्यो भनेको भारतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चाहे त्यो युरोपबाट, चाहे अमेरिकाबाट, चाहे कुनै पनि अरू ठाउँबाट आउने पर्यटकलाई भारतै आउनुपर्छ र त्यसपछि नेपाललाई चाहिँ हामीले एउटा सहयोगीको भूमिका, मतलब पर्यटकको चाहिँ तपाईँ चाहिँ गन्तव्य चाहिँ भनिदियो भने मलाई लाग्छ भारतबाट हिँड्ने मान्छेहरू, भारतबाट चाहिँ 1 करोड मान्छे चाहिँ यदि नेपाल पर्यटकको रूपबाट चाहिँ छिर्दिने हो भने, र म चाहिँ भन्छु एउटा लुम्बिनीमा मात्रै हामीले बुद्ध धर्मको चाहिँ नामबाट चाहिँ यदि म्यानमार र तपाईँको थाइल्यान्डबाट र बुद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने मलाई लाग्छ इन्डियामा पनि यति नै धर्मावलम्बीहरू बुद्ध गयामा हुन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गरेको ठाउँ भनेर हामीले विचार गर्न सक्छौँ। यसकारण धेरै पर्यटक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी धनी हुन सक्छौँ। त्यो धनी हुनुको लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृति देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज मोदीजीले भ्रमण गर्नुभएको चारवटा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जोलीजीले भन्नुभएको छ, र म तपाईँलाई खुसीको एउटा कुरा के सुनाउँछु भने पक्कै पनि हामी कम्युनिस्ट विचारका चाहिँ मान्छेहरू, कम्युनिस्टको विचार नेपालमा आउँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ कुराहरू हो। र अहिलेको छ सरकार पनि छ, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिको मात्र कुरा सुनाउँछु तपाईँलाई म। प्रधानमन्त्री केपी ओली फर्स्ट म्यान पशुपतिनाथको पूजा गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएर, र त्यही प्रसाद मैले बोकेर आज भारत पनि आएको छु। र जुन हिस्ट्री मैले दिइसकेँ त्यसो भएर मैले आज चाहिँ मैले सरी भन्छु। ये एक मंत्री जी बोल रहे हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल अभी जो देश में जो सरकार है कम्युनिस्ट है, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो कम्युनिस्ट शायद पूजा नहीं करते या जिस तरह से हम सोचते हैं ये हिंदू से बाहर होते हैं, लेकिन 80% नेपाल में जो कम्युनिस्ट सोच रखते हैं वो पूर्ण रूप में एकादशी की व्रत करते हैं, अपनी क्रियाक्रम करते हैं, अपने जो है प्याज लहसुन भी कई कम्युनिस्ट ऐसे होते हैं नहीं खाते हैं। इसलिए हम पूरे जो जनता है, कुछ लोग ऐसा भ्रम डालते हैं कि वहाँ के कम्युनिस्ट हैं और वो बड़ा हीन भावना से देखा जाता है कि वो हिंदू धर्म को नहीं पालना करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। इसलिए मैं जो अभी मंत्री जी ने बोला ये बहुत ही, इसको आप लोगों को बताना जरूरी था। ये तो पता ही है कि केपी ओली जी पीछे अपनी वाइफ के साथ पशुपतिनाथ गए थे और उन्होंने पूजा वगैरह भी करी है वहाँ पे। वो पूजा भी किया और हमने वो प्रसाद देकर भी आया, जोली जी को भी दिया है वो प्रसाद ये आपके और मोदी जी को भी एक प्रसाद देने को हमको भेजा है, वो हम लेके आए। मोदी जी को क्या ऑफिस में दे देंगे, कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं हुआ तो अब ऑफिस में देने के वादा की किया है। और प्रधानमंत्री जी बोले कि नेपाल और भारत के संस्कार और संस्कृति से जैसे भी और जोड़ना चाहिए। ये जोड़ने के लिए क्या क्या उपाय है बताइए, उसमें बताने के लिए हम सब एकत्रित होके इस समस्या का समाधान किए। शायद मेरा ख्याल है कि आप लोगों को से मिलके और आप लोगों को इतना बताने में हमारा मन आज इतना प्रफुल्ल है कि शायद मेरा ख्याल से बहुत सी मंत्री आ गया होगा भारत में और इस तरह का डिबेट भी हो गया होगा। फिर भी ये पुराण, आदि पुराण और धर्म का नाम मेरे ख्याल से आज पहली बार हमने ये प्रवचन में किया होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा संबंध आज मोदी और केपी ओली के कारण नहीं, हमारा संबंध मेरे ख्याल से युगों से और इस समुद्र मंथन से भी है। हमने जैसे कि अभी नेपाली में कहा कि पशुपतिनाथ का उत्पत्ति और विकास का क्रम आप पढ़िए और शिवजी का जो हम लोग शिव पुराण या तो ग्रंथ लोग पढ़ते हैं हम लोग और स्कंद पुराण भी आप लोग पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है हिमवत क्षेत्र नेपाल में, भारत में भी है हिमाचल प्रदेश से लेकर और गंगा 7 धारा में बहती है, वो गंगा नेपाल में भी, नेपाल से भी बहती है।
ये गंगा का आप लोगों को वर्णन करने की जरूरत जैसा नहीं था। आप फिर भी हम आप लोगों को अनुरोध करते हैं कि ये पुराण, स्कंद पुराण आप लोग जरूर पढ़िएगा। 18 पुराण में से जैसे कि हम लोग महाभारत की ज्ञान गुण का बात करते हैं, रामायण का ज्ञान गुण का बात तो करते हैं, और मेरा ख्याल से ये पुराण अभी पढ़ने का जरूरी आ गया, क्योंकि संसार में नेगेटिव चल रहा है अभी। और कोरोना पॉजिटिव होता तो फिर अभी नेगेटिव आ गया तो कोरोना हम लोगों को 14 दिन बैठना पड़ता है। अभी फिर भी समाज नेगेटिव है, और ये कलयुग का शुभारंभ हमारा ख्याल से 116 वर्ष हो गया। ये कली कहाँ है? यही है, बस अपने हाथ में देखिएगा। श्रीमान और श्रीमती दोनों दो तरफ देख के बात करने लगते हैं। इसका कारण है, और यही कली है। और हम ये मत चलाने को तो कह नहीं सकते, फिर भी थोड़ा कम करने से मेरे ख्याल से अपना जीवन दंग होता है। बच्चे को आप लोग क्या करता है, अभी छोटा छोटा बच्चे को ये दिखाता है, देखो देखो इतना अच्छा आ रहा है, ऐसा खिलाता खिलाता वो बच्चे बिना देखे खा ही नहीं सकेगा, नहीं खाते अभी। तो वो बच्चे क्या खाएगा बताइए? तो शायद मेरा ख्याल से वो बच्चा वो खाना नहीं खाएगा तो माँ बाप को खा देगा। वो सबसे पहला तो माँ को खाएगा। देखिए, इसलिए हमने ये आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जितना भी हमारा संस्कार और संस्कृति धर्म है, ये कलयुग के कारण विनाश के ऊपर जा रहा है। इसको रोकने के लिए मेरा अनुरोध है, सब पुराण ग्रंथ, धार्मिक परंपरा हम सब लोग सीखे, जाने और चलाए। ये चलाने पर हमारा जितना भी मतभेद है वो सब मेरे ख्याल से कम होगा। क्योंकि श्रीमान श्रीमती जब घर का सबसे गार्जियन ही इतना समझदार नहीं बनेगा तो फिर देश का क्या बात करेंगे? अपना घर की बात करने से अच्छा रहेगा। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए सबसे पहला मैं अच्छा होना चाहिए। मेरा मतलब, मैं का मतलब हम सभी पॉजिटिव आने पर मेरे ख्याल से हमारा संबंध, हमारा घर, हमारा देश और संसार का सभी मानव को हम ये सिखा सकता है कि हम जितना भी धर्म के नाम पर पहला था, हमको मालूम है पहला गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, अभी तो गीता ही खाने का देखिए, गीता के हाथ में ऊपर नहीं थी, गीता खाने के तैयार हो गया। हम लोग पहले हमारे नेपाल में आप बोलते थे ऐसे किताब में ऐसे हाथ रखकर ये विद्या नष्ट कहो तो, सत्य कहो तो, विद्या नष्ट कहो तो, वो नहीं कह सकता था। अभी तो विद्या नष्ट का मतलब ही नहीं है। एक किताब में हाथ रखकर नहीं, किसी ने भगवान के ऊपर सर पर हाथ रखकर कहो तो वो कह देगा सब। इसलिए सत्य चला जाने लगा है, असत्य आने लगा है। इसका मतलब है कलयुग शुरू हो रहा है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मन दोनों का और किसी का भी मन थोड़ा बात करने पर चिड़चिड़ाहट आने लगता है। जैसे कि हमने कहा है, इस फेसबुक का मतलब क्या है कि विदेश में बैठे हुए कहाँ बैठे हुए उनसे बात करते रहते हैं। एक ही वो श्रीमान और श्रीमती दो तरफ होते हैं। बच्चे से बात करने पर वो चिड़चिड़ा देते हैं, छोड़ो वो क्या कर रहा है, क्यों ऐसा बात कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अभी हमें संस्कार का, संस्कृति का और परंपरा का, धर्म का बनाने के लिए मेरे ख्याल से हम लोग साथ साथ चलेंगे। और भारत सबसे बड़ा देश है, नेपाल भी देश छोटा है, फिर भी नेपाल और भारत शायद मेरा ख्याल से उस जन्म में हम सभी अच्छे भला और क्या बोलता है उसको, हम लोग तो नेपाली में सबसे धर्मात्मा लोग भी नेपाल और इंडिया में पैदा होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि अब भी है हमारे पास, देखिए कि किसी को चोट लगने पर उठाने जाने वाला सबसे पहला अभी होता है। और विदेश में देखिए, किसी भी देश में, आप विदेश मतलब फिर मतलब वहाँ आदमी लड़े या मरे उससे मतलब नहीं, वो अपना रास्ता चला जाता है।
कम से कम नेपाल और भारत में मेरे ख्याल से किसी भाईचारे के नाते या कोई मानव के नाते हमारा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे ख्याल से इसमें संकोच या तो किसी को शंका या तो नेपाल और भारत के संबंध में हम लोग तर्क लड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। किसी का तर्क राजनीति के रूप से या तो राजनीतिक संस्कार से राजनीतिक अपना फायदा उठाने के लिए कोई किसी को कुछ बोल दिया तो नेपाल और भारत का संबंध कभी भी नहीं बिगड़ेगा और बिगड़ने भी नहीं देगा। इसीलिए मेरे ख्याल से राजनीति की तौर से एक मंत्री की हैसियत से जोली जी से हम सभी दिल्ली में रहने वाले भाई बहन से हम अपना बात इतना कहना चाहते हैं कि किसी के बाद भी, जैसे कि एक बार क्या हुआ था, एक सफर में ट्रेन के सफर था, ट्रेन के सफर में एक माँ, बेटा और बाप, ये तीन चल रहा था। बेटा का उम्र 22 साल का था। वो ट्रेन के सफर में जैसे ट्रेन जाता है तभी वो हमारे अगल बगल के वो सब चलने लगता है, वो जाता है। मतलब जैसे कि खंबा आता है तो खंबा हमसे आगे या पीछे चला जाता है। वो देखकर वो 22 साल का लड़का चिल्लाने लगी, वो देखिए तो पापा ये खंबा उधर गया और घर भी उधर चला जाता है। इस तरह से दौड़ने लगा है, वो पेड़ भी हिलने लगा है, इस तरह से कहने लगे। और उस ट्रेन के डिब्बे में एक जोड़ी भी था, अभी शादी हुआ था, वो लोग हनीमून के लिए चला जा रहा था कि लड़का को पसंद आया कि इतना बड़ा लड़का होकर ये क्या कर रहा है कि अभी भी देखा ही नहीं है इसने, तो बहुत चिल्ला रहा है। तो बाप को बोला आपका बेटा कुछ हो गया है, इनको समझाइए। वो कहने पर उसका बाप मुस्कुराते रह गए। तो उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है चलो। तो रेल थोड़ा भागने लगी तो पहाड़ भी आने लगा, पहाड़ भी चलने लगा और आकाश में देखे तो बादल भी दौड़ने लगा। फिर वो बहुत चिल्लाने लगा, वो खुशी से याद उसने पहली बार देखा जैसे कहने लगा। और वो लड़का ने फिर से बोला अरे आपका बेटा को ये मेंटली डिस्टर्ब है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए। तो वो कहने से उसका जो लड़के का बाप था उसने बोला आप ठीक कह रहे हैं आप कि हमारा बेटा को हमने हॉस्पिटल से लाया है, आपको पता नहीं कि इसका दिमाग ठीक है, सब कुछ चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि इसका बचपन से ही वो इसका आँख की नजर दिखाई नहीं देता था इसको। आज पहली बार हॉस्पिटल से इसका आँख खोल के लाया है, वो ऑपरेशन करके इसको आज पहली बार इसने ट्रेन में सफर किया और उसने ये देखा है, इसलिए वो इतना खुशी हो रहा है, आपको पता नहीं चला है इसकी। वो कहने पर वो एकदम दंग रह गया कि उसने उसका महसूस हुआ कि ये मैंने नहीं कहना चाहिए था। मतलब देखा हुआ चीज ही गलत होता है, प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए सोचिए हम लोग कि अपने आंखों से देखा हुआ हाल में शायद ना हो। मंत्री जी, भारत और नेपाल का जो संबंध है रोटी बेटी संस्कार संस्कृति वाली चीज हो गई, लेकिन दोनों देश की परस्पर विकास के ऊपर कैसे दोनों देश काम कर हम खत्म करेंगे और आपसे बात करेंगे। जैसे कि हम आपको बताएंगे, जोली जी ने कहा कि 10 नहीं 20 सड़क में भारत का लगाएंगे, आप नाम कह रहे हैं। आपको अभी कहे 992 करोड़ रुपया भारत की दे रही है और हमारे देश का मेरे ख्याल से कुछ ही बरस के बाद शायद ट्रेन भी चलेगी और रास्ते भी अच्छी तरह से बन रहा है हमारा, फास्टैग भी है और सुरंग मार्ग भी है, पानी जहाज की बात भी कर रहे हैं। जहाज का मतलब नेपाल से बड़ा बड़ा स्टीमर चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ अपना जो वो बदवासा और नेपालगंज और रक्सौल की तो बात तो चली रही है, चल रही है, नेपालगंज वो से चल रही है, हो ही मतलब- रही है, भई नहीं रहा है सब कसरी अब कुछ लोग यहाँ के ठेकेदार लोगों को हम गाली दे रहे हैं क्योंकि वो लोग होल्ड कर देता है हमारा बड़ा बड़ा योजना। जैसे कि 85,000 मेगावाट अगर बिजली उत्पादन हो गया तो 85,000 मेगावाट ये भारत के लिए सुखद होगा कि दुखद? नेपाल में उत्पादन होगा ये तो वो तो आपको ही पता है कि पानी के मामले में पूरे विश्व में ब्राजील के बाद नेपाल का नंबर है जी। इसीलिए 85,000 मेगावाट तो भारत ही खरीदेगा वो बिजली तो।
और अभी आपने जो बात करी थी मंत्री जी, मैं ये हिंदी में ही बोल छू, अभी आपने जो बात करी थी कि कैसे जोड़े, क्योंकि अभी आपने संस्कार की बात की, सुनिए एक सेकेंड, संस्कार की बात की, आध्यात्मिक की बात की, पर्यटन की बात करी, तो अब इसको कैसे ले जाया जाए? अब बताइए। अब इसको कैसे ले जाया जाए मैं बताती हूँ। नहीं हम बताएंगे पहले, हम फिर उसमें अच्छा, जोड़ेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे आप। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि बनारस और पशुपतिनाथ को जोड़ा जाए। ये बड़ी सारी बात है, धार्मिक बात है। इसको जोड़ने के लिए सिर्फ पानी में छोटा छोटा जहाज चलाना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ लंबा लंबा ट्रेन चलाना चाहिए। रास्ता इतना, जैसे कि हम दिल्ली में अभी वो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, वो आंदोलन के कारण आज कितना जाम है, ट्रैफिक देखिएगा। गाड़ी होने से भी क्या होगा अगर रास्ता अच्छा नहीं होगा। इसलिए रास्ता और जहाज के, हवाई जहाज भी, जोड़ी जी को पता है एक ही जगह से हम नेपाल से इंडिया आना पड़ता है, जाना भी पड़ता है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या फर्क पड़ेगा, उसमें से हमारा टूरिस्ट वो आने जाने का मतलब है, और अपना ही भाई और बहन ही चला जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। और पानी के बाद भी, जैसे कि हम पानी कोसी से है, गंडकी से है, मतलब पानी तो सब बहता तो भारत में है। इसमें डैम लगाकर अगर 85,000 मेगावाट निकाले से तो करेंट भी पानी कहीं तो जाएगा नहीं ना वो पानी। इसलिए मेरा ख्याल से रास्ता सबसे सुलभ और अच्छा होना चाहिए। पानी का रास्ता अच्छी तरह से खोलना चाहिए, ट्रेन का रास्ता खोलना चाहिए और आकाश का रास्ता, ये 3-4 रास्ता खोलने से, विकास होने से सभी हम लोग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हम बोलते हैं, ये सब भारत और नेपाल सुखी और समृद्ध हो जाएगा। जोरदार तालियों से आज 2G